हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजरवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमने पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया था, कोल एंड पेट्रोलियम। अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर्स में। फिर हम कर रहे थे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो कुछ क्वेश्चन आंसर हमने अपने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे, बाकी क्वेश्चन आंसर्स को हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन होती है किसी क्वेश्चन पे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ लिए थे। चलो, तो काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी कर लिए थे। जैसे ये क्वेश्चन आंसर्स ये भी कर लिए थे, ये भी कर लिए थे, ट्रू फॉल्स फिलअप। ठीक है, ये भी कर लिए थे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी कर लिए थे। और आपको होमवर्क में भी एक क्वेश्चन दिया गया था कि फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल आपको एक्सप्लेन करना है, लिख करके आना है कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं। आपने तो कर ही लिया होगा क्वेश्चन। तो चलो, तो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता कैसे कैसे है। तो देखो, आपको ये पता है कि पेट्रोलियम जो है उसके अलग अलग संघटक होते हैं जिनसे अनेक उपयोगी उत्पाद मिलते हैं हमें। ठीक है, जिनका हम उपयोग करते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम गैस है, बिटुमेन है, पैराफिन वैक्स है, पेट्रोल है, डीजल है। ये सारे अलग अलग कंस्टिट्यूएंट हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। लेकिन पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कैसे होता है, पेट्रोलियम occurs deep down in the earth between layers of non porous rocks। तो नॉन पोरस रॉक के बीच में ये बनता है। क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर इनसाइड द अर्थ। नेचुरल गैस अकर अबव द पेट्रोलियम ऑयल ट्रैप्ड अंडर द रॉक्स। ठीक है, नेचुरल गैस कैसे मिलती है हमें, कैसे अकर होती है पेट्रोलियम के ऊपर, ऑयल ट्रैप्ड अंडर द रॉक्स, रॉक्स में जो ऑयल ट्रैप्ड होता है। ठीक है, पेट्रोलियम ऑयल के ऊपर नेचुरल गैस रहती है। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा हमने पूरी इसकी एक और प्रोसेस पढ़ी थी कि समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं जब वो मृत हो जाते हैं, ठीक है, मृत होने के बाद उनके जो बॉडीज हैं वो समुद्र के पेंदे में जाकर के सेटल हो जाती हैं। धीरे धीरे मिट्टी की लेयर्स उनके ऊपर आती हैं और क्या हो जाता है, जब मिट्टी की लेयर उनके ऊपर आएंगी तो वो पूरे ढक जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे और मिट्टी की लेयर्स उनके ऊपर आती हैं और वो और ज्यादा ढक जाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे कि वहां पर एयर की अनुपस्थिति, उच्च दाब और उच्च ताप के कारण धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो जो मृत मेरीन एनिमल्स थे या मृत जो समुद्री जीव थे वो धीरे धीरे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर है। चलो, तो ऐसे भी हम कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फॉसिल फ्यूल है, यानी कि जीवाश्म ईंधन है। तो देखो बच्चों, अगर हम लकड़ी की बात करें तो क्या लकड़ी कोई फॉसिल फ्यूल है? नहीं, लकड़ी कोई फॉसिल फ्यूल नहीं है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जो अवशेषों से बनते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनते हैं। ठीक है, तो लकड़ी फॉसिल फ्यूल नहीं है। लकड़ी केवल क्या है, लकड़ी केवल एक फ्यूल है। कोयला एक फॉसिल फ्यूल है। बायोगैस फॉसिल फ्यूल नहीं है, केवल फ्यूल है। वहीं काउ डंग केक भी फॉसिल फ्यूल नहीं है, केवल एक फ्यूल है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर है कोयला। कोयला मृत वनस्पति से मिलियंस ऑफ एयर में उसके अवशेषों से कोयला बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ। तो पेट्रोलियम किसके अवशेषों से बनता है? तो पेट्रोलियम बनता है बच्चों डेड मेरीन एनिमल्स, सॉरी डेड मेरीन ऑर्गेनिज्म, यानी कि मृत समुद्री जीवों के अवशेषों से मिलकर के पेट्रोलियम बनता है। अच्छा, प्लांट से तो क्या बनता है, प्लांट से क्या बनता है, प्लांट से तो कोयला बनता है। ठीक है, बाकी इनसे तो नहीं बनता पेट्रोलियम। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है। विच गैस इज फॉर्म्ड व्हेन कोल इज बर्न्ड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यानी कि कोयले को जब जलाया जाता है वायु की अनुपस्थिति में तो कौन सी गैस बनती है? तो बच्चों, यहाँ पर वायु की अनुपस्थिति में जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। अगर हम किसी भी फ्यूल को, कोई भी फ्यूल है, किसी भी फ्यूल को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। किसके साथ बर्न करेंगे? ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे।
ठीक है, तो दो कंडीशंस यहाँ पर है। कोई भी फ्यूल जब हम बर्न करते हैं तो दो कंडीशंस बनती हैं। एक होता है अपूर्ण दहन, दूसरी कंडीशन है पूर्ण दहन। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, अपूर्ण दहन और पूर्ण दहन दोनों में क्या डिफरेंस है। कोई भी फ्यूल हमने जलाया, ठीक है, कोई भी ईंधन हमने जलाया, फ्यूल यानी कि ईंधन, कोई भी ईंधन हमने जलाया, ईंधन यानी कि कैसे ईंधन की बात हो रही है, ज्यादातर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं जो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन ईंधनों की बात कर रहे हैं। अब ज्यादातर जो ईंधन हम उपयोग करते हैं वो उनमें से वो ज्यादातर क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक होते हैं, जैसे कि मीथेन है, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक, जैसे कि ब्यूटेन है। ठीक है, जैसे ये मीथेन है, ब्यूटेन है, ये और भी जो हमारे फ्यूल्स होते हैं, प्रोपेन है। ठीक है, ये हमारे फ्यूल्स कैसे हैं, हाइड्रोकार्बन है। तो देखो, कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे चार कार्बन है 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, यानी कि कैसे है, ये हाइड्रोकार्बन है। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक, उन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनते हैं। तो जब ईंधन हमारे जलते हैं, जो अधिकांश क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब इन्हें जलाया जाता है तो दो प्रकार का दहन होता है। ठीक है, एक तो होता है अपूर्ण दहन और एक होता है पूर्ण दहन। बच्चों, पूर्ण दहन कब होता है, जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा इसे मिल रही है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल रही है तो कैसा दहन होगा, तो होगा पूर्ण दहन। जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलेगी और कौन सी गैस फॉर्म होगी, तब फॉर्म होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, वहीं अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा, ठीक है, दहन के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही, थोड़ा बहुत ही, बहुत कम कम ऑक्सीजन मिल रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो दहन की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि दहन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही, तो देखो यहाँ पर तो पर्याप्त मात्रा मिल रही है इसीलिए पूर्ण दहन हो रहा है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही, बहुत कम ऑक्सीजन मिल रही है, तो ऐसे केस में होता है अपूर्ण दहन। और जो गैस फॉर्मेशन होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एक हाईली पॉइजनस गैस है। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस ये होती है, कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्लियर है, चलिए, तो इतना समझ में आया। तो यहाँ पर आंसर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तब फॉर्म होती है जब क्या होता है, जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती है, यानी कि जब होता है कंप्लीट कंबशन। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन, जो कब कहां पर होता है, एयर की एब्सेंस में। ठीक है, अब ऑक्सीजन तो नहीं है, ऑक्सीजन की मदद से तो कंबशन होता है, हाइड्रोजन भी इसका आंसर नहीं है, तो आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला है CO। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मूले की बात करें तो CO2। ठीक है, चलिए, क्लियर, नोट कर लीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि निम्न में से कौन सा एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अगर हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक क्या है, नेचुरल नहीं है, कैसा है, मैन मेड है। ठीक है, पेट्रोल क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। नायलॉन क्या है, मैन मेड, और पॉलिस्टर क्या है, ये भी मैन मेड है। ठीक है, तो केवल और केवल पेट्रोल हमारा नेचुरल रिसोर्स। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो कौन सी गैस बनती है जब कोल को एयर की एब्सेंस में जलाया जाता है, तो बनती है बच्चों कोल गैस। ठीक,
अगला है व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, ठीक है, यानी कि मुख्य घटक क्या है, तो वो है बच्चों मीथेन। ठीक है, मीथेन। मीथेन की अगर फॉर्मूले की बात करें तो CH4, ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, मीथेन। इसके अलावा अगर हम प्रोपेन के फॉर्मूले की बात करें तो प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, ब्यूटेन होता है C4H10, इथेन होता है C2H6। क्लियर है, तो ये होते हैं फॉर्मूले। अच्छा, ये हमने बनाया कैसे, ये फॉर्मूले हमने बनाए कैसे, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको बनाना है पेंटेन या हेक्सेन, तो कैसे आप बनाएंगे, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये होता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, ठीक है, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये होता है। एल्केन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, देख लो, हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, जहां पे एन क्या है, एन कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होगा, एन एन हो सकता है 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ भी हो सकता है एन। क्लियर है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम कितने भी एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा नहीं पढ़ना कि एल्केन कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है, बस एक जनरल आइडिया के लिए, जनरल इंट्रोडक्शन के लिए हमने ये यहाँ पर देख लिया है। लेकिन अगर हम बात करें नेचुरल गैस के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है मीथेन, अब मीथेन का फॉर्मूला है ये। क्लियर है, चलो इतना समझ में आया, तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, वरना आप हायर क्लासेस में क्लास 10th में तो इसे पढ़ने ही वाले हैं, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम, पेट्रोलियम बनता कैसे है, समुद्र में रहने वाले जो मृत जीव होते हैं, है ना, उनके अवशेषों से, तो डेड एनिमल एंड प्लांट से बनता है, रॉक मिनरल डेड प्लांट से नहीं बनता। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, यानी कि निम्न में से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, ठीक है, तो क्या पता होना चाहिए कि कौन सा है, तो कोयला एक फॉसिल फ्यूल है, बिल्कुल है, लकड़ी फॉसिल फ्यूल नहीं है, पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है, और नेचुरल गैस भी क्या है, फॉसिल फ्यूल है, तो कौन सा नहीं है, वो है लकड़ी, लकड़ी एक फॉसिल फ्यूल नहीं है, हाँ वो एक नेचुरल रिसोर्स है लेकिन फॉसिल फ्यूल नहीं है। अगला कोक इज, तो कोक क्या है, कैसा फ्यूल है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो हमने पढ़ा है कोक कैसा है, कोक होता है बच्चों सॉलिड, जबकि कोल तार वो कैसा होता है, लिक्विड, और कोल गैस कैसे स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में, ठीक है, तो हमें पता है कोक क्या है, सॉलिड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल की बात करें अगर तो ये है कोल तार, वैसे तो लिक्विड फ्यूल बहुत सारे होते हैं जैसे पेट्रोल है, कैरोसिन है, लेकिन हम यहाँ पर केवल बात कर रहे हैं कि कोल के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में, ठीक है, कोल की प्रोसेसिंग से जो मिलते हैं हमें। वहीं गैसियस की बात करें तो यह है कोल गैस, वैसे तो कई सारे होते हैं गैसियस, है ना, होते हैं, जैसे मीथेन है गैस, ब्यूटेन है, ठीक है, CNG है, LPG है, ठीक है, बायोगैस है, ये अलग अलग गैसेस। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए तो यहाँ तक हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इयर्स डज इट टेक टू फॉर्म फॉसिल फ्यूल, यानी कि फॉसिल फ्यूल बनने में, जीवाश्म ईंधन बनने के लिए कितने वर्ष का समय लगता है, तो अगर हम समय की बात करें तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, यानी कि लाखों वर्ष का समय लगता है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग स्टील, यानी कि इस्पात के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। तो हमने चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि कोक का उपयोग इस्पात के निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, कोक। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बिटुमेन भी है। ठीक है, लेकिन बिटुमेन क्या है, पेट्रोलियम का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, जबकि कोक कोल का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट कहीं या प्रोडक्ट कहीं। ठीक है, बिटुमेन मिलता है पेट्रोलियम से और बिटुमेन का उपयोग है रोड सरफेसिंग, सड़क निर्माण के लिए। ठीक है, कोलतार की बात करें तो कोलतार का उपयोग किया जाता है नैप्थलीन बॉल्स बनाने के लिए। इसके अलावा ड्रग्स, जो हमारे जितने भी मेडिसिन होती हैं, इत्र होते हैं, ठीक है, उनमें शुरुआती सामग्री के रूप में कोलतार का उपयोग किया जाता है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस जिसे हम संपीड़ित करके कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं, वो एज अ फ्यूल यूज किया जाता है कई जगहों पर, जैसे वाहनों में भी सीएनजी एज अ फ्यूल यूज किया जा रहा है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पेट्रोलियम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, यानी कि पेट्रोलियम को उपयोगी उत्पादों में पृथक करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एक अलग टेक्निक है, डिस्टिलेशन और फिल्ट्रेशन क्या है, डिफरेंट टेक्निक्स है, लेकिन यहाँ पर हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, क्या किया जाता है, अलग अलग टेम्परेचर पर इनको हीट किया जाता है और अलग अलग टेम्परेचर पर इनको हीट करते हैं तो ये अलग अलग क्या हो जाते हैं, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट है सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्यूल कॉज द लीस्ट पॉल्यूशन, यानी कि कौन सा फ्यूल है जो सबसे कम पॉल्यूशन कॉज करता है। तो वो है सीएनजी। अब हम जानते हैं कोल, पेट्रोल, डीजल ये कार्बन के, सल्फर के, नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ते हैं जो एटमॉस्फेयर में जा करके रेन वाटर के साथ मिल करके एसिड रेन बनाते हैं। ठीक है, और एटमॉस्फेयर को भी पॉल्यूट करते हैं। तो बाकी सारे तो क्या है, पॉल्यूशन कॉज करते हैं, लेकिन इनसे अगर देखा जाए तो सबसे कम जो पॉल्यूशन है वो कॉज करता है सीएनजी। ठीक है, इसको हम क्लीन फ्यूल भी कहते हैं। सीएनजी को क्या कहा जाता है, क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार, यानी कि निम्न में से कौन सा कोलतार से नहीं ऑब्टेन किया जाता। तो देखो नैप्थलीन बॉल्स को हमें कोलतार से मिलती है, सिंथेटिक डाइज हमें कोलतार से मिलती है, प्लास्टिक्स हमें कोलतार से मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोक की तो कोक हमें कोलतार से नहीं मिलता। कोक कहाँ से मिल रहा है, कोल से मिल रहा है, कोयले से मिल रहा है। ठीक है, चलो आगे है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फ्यूल्स में मुख्य रूप से किसमें ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। तो यह है बच्चों कार्स एंड बसेस। ट्रेन्स में, शिप्स में और एरोप्लेन्स में नहीं की जाती, कार्स और बसेस में एज अ फ्यूल सीएनजी यूज की जाती है। क्लियर है, चलिए इतना। अच्छा, फ्यूल में हम सीएनजी को यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये क्या करती है, लीस्ट पॉल्यूशन करती है, यहाँ पे पढ़ा था ना हमने इस क्वेश्चन पे। एक तो ये लीस्ट पॉल्यूशन करती है, क्लीन फ्यूल है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, इजी टू हैंडल है, ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द मेजर यूज ऑफ पेट्रोलियम इज, तो पेट्रोलियम का मेजर यूज क्या है कि फ्यूल, एज अ फ्यूल इसका उपयोग किया जाता है, ये तो इसका मेजर यूज है। ठीक है, वैसे तो इसका यूज किसमें किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग के लिए भी किया जाता है। ठीक है, चलो तो फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट ये इसका मेजर यूज है। बाकी अगर हम रोड बनाने की बात करें तो रोड के लिए भी पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के किसका, पेट्रोलियम का जो संगठन है बिटुमेन, बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी पेट्रोलियम का जो संगठक है डीजल, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट के लिए फ्यूल के लिए भी पेट्रोलियम का जो संगठक है पेट्रोल और डीजल दोनों का उपयोग किया जाता है।
ठीक है। फिर क्लीनिंग सर्फेसेस, देखो सबके लिए पेट्रोलियम का यूज किया जाता है, लेकिन अगर हम मेजर यूज की बात करें तो फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट इसका आंसर हो। ठीक है। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज द क्लीनर फ्यूल। अच्छा, निम्न में से कौन सा एक सबसे स्वच्छ ईंधन है, तो वो है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम सीधा जला सकते हैं। ये जलने के बाद कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता, कम पॉल्यूशन करता है। ठीक है। बाकी कैरोसिन, डीजल, कोल, ये भी फ्यूल है, अच्छे फ्यूल है, लेकिन पॉल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है। अगला है फॉसिल फ्यूल आर, कैसे होते हैं फॉसिल फ्यूल? ये होते हैं बच्चे नॉन रिन्यूएबल, यानी कि इन्हें नया नहीं बनाया जा सकता, या हम कह सकते हैं गैर नवीकरणीय। तो देखो रिन्यूएबल नहीं होते हैं, ठीक है, रिन्यूएबल नहीं होते हैं। इनएग्जॉस्टेबल, रिन्यूएबल एक ही बात हो गई, तो ये नहीं होते। आर्टिफिशियल भी नहीं होते, होते तो ये नेचुरल है, लेकिन कैसे होते हैं? नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, या हम कैसे कह सकते हैं एग्जॉस्टेबल ये होते हैं, नॉन रिन्यूएबल या एग्जॉस्टेबल, यानी कि समाप्त होने वाले। क्लियर है? चलिए, समझ में आए इतने क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इनको। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चंस आपने नोट कर लिए होंगे, आपको समझ भी आ गए होंगे। लगभग सारे टॉपिक से ही हमने क्वेश्चंस लिए हैं, है ना, हर एक टॉपिक्स को हमने जो है हर एक टॉपिक से हमने क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं, तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई भी क्वेश्चन, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।